नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोगों का पार्ट 2 है। कल हम लोगों ने पार्ट 1 अपलोड किया था साइंस सीरीज़ में। इससे पहले हम स्टैटिक जीके का 36 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज का क्लास हम लोगों का पार्ट 2 होने वाला है। चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया था, उससे आगे हम लोग पार्ट 2 में करेंगे 11वें नंबर से। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल? किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पे होता है? किसी वस्तु का वेट मैक्सिमम कहाँ पे होता है? तो पोल पे होता है। पोल पे किसी वस्तु का भार वेट आपका मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे आपका मिनिमम होता है। वेट है, वेट बराबर क्या होता है? वेट बराबर होता है mg, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे जो मास है ना, ये मास किसी भी प्लैनेट पे चेंज नहीं होता है। ये आपको कहीं ना कहीं अपने नोटबुक में लिख लेना है कि मास है जो मेरा द्रव्यमान है, किसी भी प्लैनेट पे आपका चेंज नहीं होता है। आपका जो वेट है, वेट आपका हर एक प्लैनेट पे चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जी है, जी का वैल्यू हर एक प्लैनेट पे अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जी का वैल्यू आप फार्मूला पढ़े होंगे, G/m/r²। ये जो आपका कैपिटल जी है, बड़ा वाला जी है, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हर एक प्लैनेट पे, चाहे आपका पृथ्वी हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, कोई भी प्लैनेट हो, कैपिटल जी का वैल्यू आपका फिक्स होता है। कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11। जितना वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इसका जी का वैल्यू का जो यूनिट है वो इम्पोर्टेंट है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², इसका यूनिट याद रखिएगा। ठीक है, जो एम है ना, जिस प्लैनेट पे आपको जी का वैल्यू चाहिए उसी का मास यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। अगर पृथ्वी का जी का वैल्यू निकालना है तो एम का वैल्यू पृथ्वी का मास पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जी और एम दोनों आपका फिक्स वैल्यू होता है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं ना कि जो मेरा जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर r का वैल्यू ज़्यादा होगा तो g का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर r का वैल्यू कम है तो g का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। इससे यही पता कर सकते हैं ना। मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी आपका पूरा गोलाकार नहीं होता है, जियोड शेप का होता है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, जियोड शेप का। ये आपका विषुवतीय व्यास है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है ऊपर में, नीचे में आपका साउथ पोल है। दोनों को मिला दीजिए। दोनों का व्यास पता है कि जो ए वाला व्यास है और जो ए वाला व्यास है, दोनों का लेंथ कितना होता है? तो जो आपका विषुवतीय व्यास होता है ना, इसका टोटल लेंथ इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 12,756 किलोमीटर होता है। और जो ए वाला है, ध्रुव को ध्रुव मिलाने वाला व्यास है, पोल को पोल मिलाने वाला जो व्यास है, डायमीटर है, ये होता है 12,714 किलोमीटर। दोनों का जो व्यास है, कितना डिफरेंस है? 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। हम बोल सकते हैं ना कि ये मेरा तो व्यास का डिफरेंस है, डायमीटर का डिफरेंस है। तो रेडियस का डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस एक मिलेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस मिलेगा। तो रेडियस का बीच का डिफरेंस आपको कितना मिल जाएगा? रेडियस का बीच का डिफरेंस आपको 21 किलोमीटर का मिल जाएगा। 21 किलोमीटर। कौन सा रेडियस ज़्यादा होगा? ये आपका रेडियस ज़्यादा है, ये रेडियस आपका ज़्यादा है इक्वेटर वाला, और पोल वाला रेडियस आपका कम है। तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा ना, क्या होगा? जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, जी का वैल्यू वहाँ पे आपको कम मिलेगा। यानी इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम मिलता है, जी का वैल्यू आपको यहाँ पे कम मिलेगा, और पोल पे जी का वैल्यू आपका मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, जी का वैल्यू हमेशा सबसे कम होता है आपका इक्वेटर पे, और जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है आपका पोल पे। इसीलिए आपको हम बताए थे कि पोल पे मैक्सिमम होता है और भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे मिनिमम होता है।
जी का वैल्यू पृथ्वी के सतह पे कितना होता है, पृथ्वी के सेंटर पे कितना होता है, और पृथ्वी की सतह से कुछ मीटर ऊंचाई पर कितना होता है, वो भी सवाल पूछता है। चलिए वो भी आपको बता देते हैं हम। मान लीजिए ए आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का सेंटर ए है। देख लीजिए फिगर में दिखाते हैं 3D में, देख लीजिए ये आपका पृथ्वी का सतह है, सरफेस है, ये पृथ्वी का आपका सेंटर है, और एक आपका इन्फिनिटिव हाइट पे एक हाइट ले लीजिए। तो तीनों जगह जी का वैल्यू पूछता है। पृथ्वी के सतह पे कितना होगा, पृथ्वी के सेंटर पे कितना होगा, और इन्फिनिटिव हाइट पे कितना जी का वैल्यू होगा। तो आपको याद करना है कि पृथ्वी के सतह पे जी का वैल्यू 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेंटर पे जी का वैल्यू आपका 0 होता है, 0, और इन्फिनिटिव हाइट पर भी जी का वैल्यू 0 होता है। तीनों वैल्यू आपको याद करना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पृथ्वी के सेंटर पे वेट क्या होगा, तो जब जी का वैल्यू ही क्या होता है, वेट बराबर mg होता है। जब जी का वैल्यू ही 0 है तो वेट आपका 0 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के सतह पे वेट कितना होगा, तो जितना मास देगा उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका पृथ्वी के सतह पे आपका वेट निकल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में देगा कि पृथ्वी से इन्फिनिटिव हाइट पे आपका वेट कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी से इन्फिनिटिव हाइट पे आपका वेट 0 हो जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू 0 है। आपको तो हम बता चुके हैं कि मास कहीं भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, वेट आपका चेंज होता है, क्योंकि जी का वैल्यू चेंज होते रहता है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा ऊतक टिश्यू पौधे को कठोर, हार्ड और सुदृढ़, स्टिफ बनाता है। तो आपका कौन सा ऊतक है, तो वो आपका ऊतक है स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर डी। ऊतक टिश्यू, टिश्यू का अध्ययन को क्या बोला जाता है, टिश्यू का अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। याद रखिएगा हिस्टोलॉजी इम्पोर्टेंट है, कितने बार एग्जाम में आया भी है कि टिश्यू का अध्ययन, टिश्यू का स्टडी आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जाइलम, जाइलम का क्या काम है, तो जड़ से, मान लीजिए ये आपका पेड़ पौधे का जड़ है, जड़ से आपका जल को ले जाता है, वाटर को पत्तियों तक पहुंचाता है। कौन सा, जाइलम ऊतक। कैसे याद करना है, देखिए जाइलम में आपको ज मिलेगा और ल मिलेगा, इसे याद रखिएगा जल। तो जड़ से आपको जल पत्तियों तक पहुंचाता है, लीफ तक पहुंचाता है, जाइलम ऊतक। एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम आपका खनिज को, मिनरल को जड़ से उठा के पत्तियों तक पहुंचाता है। दोनों को याद करना है, जाइलम का और फ्लोएम का। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है पारेन्काइमा, ये जो आपका टिश्यू है किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपका भोजन पचाने के लिए, भोजन स्टोरेज के लिए पेड़ पौधे में ज़रूरत है पारेन्काइमा का। जो ऑप्शन नंबर सी है कोलेन्काइमा, इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, तो आपका जो पेड़ पौधे में जो लचीलापन है ना, लचीलापन, ये आपका कोलेन्काइमा टिश्यू के कारण ही आता है। और आपका पेड़ पौधे में जो हार्डनेस और स्टिफनेस आता है ना, आपका स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के कारण आता है। पेड़ पौधे में आपका जो फूड स्टोरेज होता है किस फॉर्म में होता है, तो फूड स्टोरेज आपका स्टार्च के फॉर्म में होता है पेड़ पौधों में। अगर आपसे ह्यूमन में पूछ ले कि ह्यूमन में आपका जो भोजन है किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ह्यूमन में आपका भोजन ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कवक में भी आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही होता है। अगर बैक्टीरिया और ईस्ट का पूछ ले, बैक्टीरिया और ईस्ट, इसका भोजन किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो बैक्टीरिया और ईस्ट में आपका भोजन डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में होता है, डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में। क्या है नेक्स्ट, रक्त में शर्करा का स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है। अगर रक्त में आपका ब्लड में शुगर का इंक्रीमेंट हो गया है, तो आप किसकी सेल का मदद से पता करोगे कि उसमें इंक्रीमेंट हो गया है, ब्लड में आपका शुगर बढ़ चुका है, तो आप अग्नाशय के कोशिकाओं के द्वारा पता कर सकते हैं, पैनक्रियाज के सेल के द्वारा। इसमें होता क्या है कि पैनक्रियाज का लैंगरहांस की कुपिकाएँ होती हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस,
वहाँ के बीटा सेल से आपका इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन। ये इंसुलिन जो आपका बॉडी में ग्लूकोज है ना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन। और एक ग्लाइकोजन आपका जाके कहाँ पे स्टोर होता है, जाके आपका लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। देख रहे हैं ना, आपको बताए थे तो भोजन आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, पहले ग्लूकोज होता है, इंसुलिन आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन जाके आपका लीवर में स्टोर हो जाता है। लीवर का अध्ययन को क्या बोलते हैं, हीपैटोलॉजी, हीपैटोलॉजी। और टिश्यू का अध्ययन को, ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। दोनों याद करना है, हिस्टोलॉजी। एग्जाम में पूछता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन आपका पैनक्रियाज अग्नाशय से ही निकलता है। पैनक्रियाज अग्नाशय आपका मिक्स ग्लैंड होता है, मिश्रित ग्रंथि इसको बोलते हैं, अग्नाशय को। अब बात आ गया ब्लड का, रक्त का। रक्त के बारे में बता देते हैं आपको कि रक्त में दो पार्ट होते हैं, ब्लड का दो पार्ट होता है। एक होता है आपका सॉलिड पार्ट, ठोस पार्ट, एक पार्ट होता है आपका लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट में आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, जो कि ब्लड में आपका 55% होता है। 45% आपका ठोस होता है, ठोस पार्ट, जिसमें कि आपका आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स याद करिएगा। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स, और प्लेटलेट्स बिम्बाणु को हिंदी में बोलते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तीनों को याद करना है, आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों तक होता है, 3 मंथ के सम में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का निर्माण आपका बोन मैरो में होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा किसको बोलते हैं, ये आपका हड्डी है, तो हड्डी के बीच में जो आपका स्पेस रहता है ना, जहाँ पे लिक्विड भर रहता है, वही आपका बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है। आरबीसी का मृत्यु कहाँ पे होता है, तो स्प्लीन में होता है, स्प्लीन, जिसको कि हम प्लीहा बोलते हैं हिंदी में, प्लीहा। प्लीहा को ही, स्प्लीन को ही हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, ब्लड बैंक। एक सवाल और पूछता है, जब भ्रूण अवस्था में जब बच्चा अपना माँ के पेट में रहता है, उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, उस समय आपका आरबीसी का निर्माण स्प्लीन या फिर लीवर में ही होता है। अगर एक बार बच्चा जन्म ले लिया तो उसका आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है, और मृत्यु आपका स्प्लीन में होता है। अगर ब्लड में आरबीसी का कमी हो जाए तो हमको कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, एनीमिया याद करिएगा। आरबीसी से और क्या क्वेश्चन बनता है कि आपका आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केवल 2 ही ऐसे जीव हैं जिसका आरबीसी में आपका केंद्रक पाया जाता है। कौन कौन सा जीव है, ऊंट और लामा, याद करिएगा, ऊंट और लामा, केवल 2 ही ऐसा जीव है जिसका आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 दिन का होता है। श्वेत ब्लड कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में ब्लड जमाव के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्लड का थक्का बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा डेंगू, डेंगू जब होता है ना, तब प्लेटलेट्स का ही कमी हो जाता है हमारे शरीर में। प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। इसका भी मृत्यु आपका स्प्लीन में ही होता है। ब्लड से और क्या क्वेश्चन पूछता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था। रक्त परिसंचरण तंत्र किसने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था। एक क्वेश्चन और पूछता है ब्लड समूह से, ब्लड ग्रुप से, तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, कॉल्ड लैंडस्टीनर ने। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को खून दे सकता है, तो वो है आपका ओ निगेटिव। ऑप्शन में ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव दोनों देता है, तो आपको ओ निगेटिव में मार के आना है,
ठीक है। और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से खून ले सकता है, वो है आपका AB पॉजिटिव। ब्लड का स्टडी को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। और लीवर का अध्ययन हीपैथोलॉजी, और टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी। तीनों याद करना है आपको। अगर आपका शरीर में कहीं कट फट लग जाए तो ब्लड जमाव के लिए कौन सा प्रोटीन आवश्यक है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन आपको आवश्यक है। अगर आपका शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है तो कौन सा कारण है, हिपेरिन। शरीर के अंदर आपका ब्लड जमाव के लिए हिपेरिन आवश्यक है, और शरीर के बाहर आपका फाइब्रिनोजन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हिपेरिन और फाइब्रिनोजन कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है। चलिए हम आगे चलते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आपका कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो आपका आयरन मिनरल पाया जाता है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे का रंग आपका हरा होता है, उसमें आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। और इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो आपका जिंक मिनरल पाया जाता है। तीनों याद करना है, हीमोग्लोबिन में आयरन, क्लोरोप्लास्ट में आपका मैग्नीशियम, और इंसुलिन में आपका जिंक, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 70 kg भार को उठाने के लिए 9800 जूल एनर्जी का प्रयोग किया गया। भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है। एक 70 kg कोई एक मास है 70 kg का, इसको कुछ हाइट तक उठाया गया है। मान लीजिए कि h हाइट तक उठाया गया है। h हाइट तक उठाने के लिए इसमें 9800 जूल एनर्जी का प्रयोग किया गया है। तो पूछ रहा है कि किसको कितने हाइट तक उठाया गया है, यही आपका हाइट है, h हाइट तक उठाया गया है। ऐसे सवाल करने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या फार्मूला होता है, mgh। कल आपको हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताए थे गतिज ऊर्जा का, क्या होता है 1/2 mv², मास और वेलोसिटी। यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी, मास, गुरुत्वीय त्वरण और हाइट। पोटेंशियल एनर्जी आपका 9800 जूल दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। मास आपको 70 kg दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। जी का वैल्यू 9.8 होता है, तो आप मान लीजिए 10। उसके बाद हाइट आपको निकालना है, निकाल लीजिए डायरेक्ट। यहाँ से हाइट कितना मिलेगा, 0 से 0 कट जाएगा, दोनों 0 चल जाएगा इधर से, 7 और 98 14 बचेगा, 14 से 98 होता है। तो हाइट आपका 14 मीटर होगा। मीटर क्यों होगा, क्योंकि सभी यूनिट आपका SI यूनिट है। देख लीजिए, मास आपका केजी में दिया हुआ है, एनर्जी आपका जूल में दिया हुआ है, तो जो आपका हाइट आएगा, हाइट भी आपका SI यूनिट में ही आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। इसीलिए 14 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है। नेक्स्ट क्या है, जब एक गिलास में रखे कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह किस कथन को दर्शाता है। मान लीजिए कि ये आपका ग्लास है, इस ग्लास पे आपका एक सिक्का रखा गया है किसी कार्ड पे, ये आपका कार्ड मान लीजिए, यहाँ पे सिक्का रखा गया है। इधर से आप इसको कार्ड को धक्का दे दिए तो ये सिक्का डायरेक्ट आपका गिलास में गिर जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा नियम को दर्शाता है, तो ये आपका जड़त्व का नियम को दर्शाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को दर्शाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसी अवस्था में विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ से, जड़त्व का नियम से कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एग्जाम में पूछते रहते हैं। जैसे गाड़ी अगर अचानक से ब्रेक लेती है तो जिसमें जो बैठे पैसेंजर होते हैं वो किधर की ओर झुक जाते हैं। तो गाड़ी में अचानक ब्रेक लेना, पैसेंजर का आगे की ओर झुकना। अगर गाड़ी अचानक से चल दी तो पैसेंजर आपका पीछे की ओर झुक जाते हैं।
कंबल को डंडे से पीटने पे उसका जो उसमें डस्ट पार्टिकल है वो अलग हो जाते हैं। और क्या पूछता है, जो पेड़ पौधे हैं जो उसमें फल लगे रहते हैं, पेड़ पौधे को हिलाने डुलाने पे उसका जो फल है नीचे गिर जाते हैं। तो ये सब क्या है, आपका जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ होता है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, बाय फोर्स के बराबर होता है। यही आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है। इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, जो मेरा फोर्स है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का है। टाइम को अगर हम बढ़ा दें, टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स मेरा कम हो जाएगा। अगर टाइम मेरा जो मेरा टाइम है एक कम हो जाएगा तो फोर्स आपका ज़्यादा हो जाएगा। कि पूछता है कि तेज़ी से आती हुई गेंद को लपकने के लिए खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे तीरता है। क्यों पीछे तीरता है, कि जो टाइम इंटरवल है ना इसको बढ़ा देता है। जब मेरा टाइम इंटरवल बढ़ जाता है तो मेरा फोर्स कम हो जाता है, इसीलिए खिलाड़ी अपने हाथ को कैच लपकते समय अपने हाथ को पीछे तीरता है। ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या फार्मूला होता है, मोमेंटम आपका मास इनटू वेलोसिटी होता है, mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर इसको हम यहाँ पे पुट कर दें, फोर्स बराबर मास वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये जो है आपका वेलोसिटी और टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी और टाइम आपका एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है। तो आपको एक फार्मूला और मिल गया। दोनों फार्मूला को याद करना है आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है और फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक आपका ड्यूस का गेंद है, क्रिकेट का बॉल है, एक आपका टेनिस का बॉल है। टेनिस का बॉल जो हम लोग गांव देहात में क्रिकेट खेलते हैं ना, मार्क टेस्ट का बॉल, बिक्की का बॉल, डेनेट का बॉल, वो आपका टेनिस बॉल होता है। एक होता है आपका ड्यूस बॉल जो कि आपका क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा भारी है दोनों में से, दोनों में से भारी होता है आपका ड्यूस का बॉल। तो ड्यूस का बॉल को कैच लेने में ज़्यादा फोर्स लगता है। क्यों, कि देखिए फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका मास के बराबर है। जितना ज़्यादा मास होगा ना उतना आपका फोर्स जनरेट करेगा। तो मेरा ड्यूस का बॉल ज़्यादा मास होता है, ज़्यादा भारी होता है, इसीलिए वो ज़्यादा फोर्स लगाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ड्यूस का बॉल और आपका जो टेनिस का बॉल में है ना, टेनिस का बॉल आपको कैच लेने में आसानी होता है। ये भी एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है आपका न्यूटन थर्ड लॉ। क्या है न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ इसको हम बोलते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ से आपको कुछ उदाहरण याद करना है, एग्जाम्पल याद करना है। जैसे कि बंदूक से जब गोली चलता है तो गोली आपका आगे की ओर जाता है और बंदूक आपका पीछे की ओर जाता है। ये आपका एक्शन रिएक्शन है। जब आप नाव में बैठते होंगे तो नाव में आपका जो नाव चालक है वो आपका अपने चाबुक को पीछे की ओर मारता है, नाव आपका आगे की ओर भागता है। रॉकेट में देखते हैं कि धुआं निकलता है पीछे की ओर। ये धुआं आपका रॉकेट पे एक थ्रस्ट जनरेट करता है, इसी थ्रस्ट के कारण रॉकेट आपका आगे की ओर मूव करता है। नाव जब भी नदी के किनारे आता है तो आप नाव से कूद जाते हो, आप तो आगे की ओर जाते हो, नाव आपका पीछे की ओर चला जाता है। एक्शन रिएक्शन। आप कुआं से पानी खींच रहे हो और एकाएक से आपका रस्सी टूट जाए तो आप आगे गिरोगे या पीछे गिरोगे, आप कुआं के पीछे गिरोगे, कुआं में नहीं गिरोगे, आप पीछे की साइड गिरोगे। ठीक है, ये सब चीज़ आपको न्यूटन थर्ड लॉ से याद रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मधुमक्खी का डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का डंक का इलाज करने के लिए आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा जिसको कि हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का घोल इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रयोग एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका भोजन पचता नहीं है ना तो उसको पचाने के लिए भी एंटासिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी है आपका धावन सोडा Na2CO3.10
10H2O। कल आपको हम बताए थे एक अणु में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट में 10 अणु आपका जल का होते हैं। नींबू का रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.4। आपने गाना सुना होगा, 2-4 गो नींबुआ लटका चोटी में, बस उसी से याद करना है कि नींबू का रस का पीएच वैल्यू 2.4 होता है। पीएच स्केल का मान किसने दिया था? पीएच स्केल का वैल्यू सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन पीएच वैल्यू पता होगा ना कि आपका 7 न्यूट्रल होता है। 7 से 0 की तरफ आने में आपका अम्लीय कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है और 7 से 14 की ओर जाने पे आपका बेसिक कैरेक्टर, क्षार वाला कैरेक्टर आपका बढ़ते जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिरका को विनेगार बोलते हैं। विनेगार का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड इसको हम बोलते हैं, CH3COOH। एसिटिक एसिड बोल लीजिए, विनेगार बोल लीजिए या फिर सिरका बोल लीजिए। नेक्स्ट क्या है? नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व या एलिमेंट के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के समान होता है? मैग्नीशियम के समान आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ढूंढना है तो आपको पीरियोडिक टेबल में पहले मैग्नीशियम का पोजीशन देखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम का पोजीशन कहाँ पे है। जिस भी ग्रुप में टोटल 18 ग्रुप होते हैं, 1 से लेके 18 ग्रुप होते हैं, आपका मैग्नीशियम जिस भी ग्रुप में आएगा ना, उस ग्रुप में आपका जितना भी एलिमेंट होगा उसका सब का प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपका सेम होगा, एक समान होगा। तो पहले आप मैग्नीशियम का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। ये है आपका पीरियोडिक टेबल। देखिए मैग्नीशियम है आपका यहाँ पे, आपका ये एस ब्लॉक है, पूरा एस ब्लॉक है। ये इधर वाला आपका पी ब्लॉक है। तो आपका एस ब्लॉक में देख लीजिए जो आपका सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड समूह है, ये आपका मैग्नीशियम इसी में है, ग्रुप है। इसको कैसे याद कीजिएगा? तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम आपका सेकेंड ग्रुप में है, तो जितना भी आपको इसमें एलिमेंट दिख रहा है ना, ये सभी का आपका केमिकल प्रॉपर्टी सेम दिखेगा, चाहे बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, स्ट्रोंशियम हो, बेरियम हो या फिर रेडियम हो। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये आपका बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का 88 होता है। क्वेश्चन पे आइए, क्या था क्वेश्चन में? पूछ रहा है कि मैग्नीशियम के समान होता है, तो आपको देखिए यहाँ पे नाम नहीं चाहिए, अब आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो मिनिमम आपको 30 तक एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या याद होना चाहिए। 11 नंबर किसका होता है? एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है। 19 नंबर किसका होता है? पोटेशियम का होता है। 13 नंबर आपका एल्युमिनियम का होता है और 4 नंबर आपका बेरिलियम का होता है, बी करके। तो आपको हम ट्रिक बताए थे सेकेंड ग्रुप के लिए, कौन सा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, देखिए बेरिलियम आपका सेकेंड ग्रुप में पहला ही एलिमेंट है, मैग्नीशियम के समान गुणधर्म रखेगा, चाहे कोई भी हो, इस सब में से आपका मैग्नीशियम के समान ही गुणधर्म होगा। ऑप्शन नंबर डी जो कि 4 दिया हुआ है, ये आपका मैग्नीशियम के समान ही प्रॉपर्टीज रखेगा। नेक्स्ट क्या है? चंद्रमा, मून पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना भाग होता है? तो आपका 1/6 पार्ट होता है। कैसे? जो आपका जी का वैल्यू मून पे होता है ना, वो आपका 1/6 टाइम होता है जो जी का वैल्यू आपका अर्थ पे होता है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि वेट आपका जी पे ही डिपेंड करता है। वेट बराबर मास और जी होता है। जी क्या है? आपका गुरुत्वीय त्वरण। मास आपका कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, वेट आपका चेंज होता है। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, उसका पहले आंसर दीजिए। सवाल क्या है? किसी वस्तु का
डैश पृथ्वी पे 60 केजी है, तो डैश चंद्रमा पर उसका कितना होगा, ये आपको बताना है। कितना होगा बताइए, दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए। इसका आंसर होगा 60 केजी ही। क्यों? क्योंकि केजी आपका मास का यूनिट है, द्रव्यमान का यूनिट है। आपको बताया थे कि द्रव्यमान हर एक जगह फिक्स होता है। अगर पृथ्वी पे किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान भी 60 केजी ही होगा। एक सवाल और क्या पूछता है एग्जाम में कि किसी वस्तु का डैश 60 न्यूटन है अर्थ पे, तो चंद्रमा पे डैश कितने न्यूटन का होगा आपको बताना है। तो आपका 10 न्यूटन का हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका न्यूटन आपका वेट का यूनिट होता है, और वेट आपका चंद्रमा पे पृथ्वी का 1/6 टाइम होता है। तो 60 को 1/6 से भाग कर दीजिएगा तो आपको 10 यूनिट मिल जाएगा। दोनों चीज़ को आपको याद रखना है कि कैसे होता है। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्या है? कीटोन के साथ समाप्त होने वाला हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन सीरीज के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय सफिक्स कौन सा है? सफिक्स प्रत्यय पता है ना कि शब्द के बाद में लगता है, और जो आपका उपसर्ग है जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं वो आपका पहले लगता है। यहाँ आपका बाद वाला बताना है, प्रत्यय बताना है, सफिक्स बताना है। तो कीटोन में आपका इस्तेमाल होता है, देखिए ONE, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका OL है, OL आप एल्कोहल में यूज करते हो। AL है ये आपका एल्डिहाइड में यूज होता है, और आपका जो OIC है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज होता है। ये तो हो गए आपका सफिक्स। एक होता है फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि OL है, तो OL किसका है? कौन सा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका एल्कोहल। एल्कोहल का आपका सफिक्स जो है ये आपका OL है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का आपका सफिक्स यूज करते हो AL। कीटोन ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका इस्तेमाल करते हो सफिक्स आप ONE। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स क्या यूज करते हो OIC। एक होता है इसका फंक्शनल ग्रुप, ये तो आपका सफिक्स हो गए। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह एल्कोहल का OH से दर्शाते हो। जहाँ भी आपको लास्ट में OH मिले ना तो समझ जाओ कि एल्कोहल के बारे में बात कर रहा है। एल्डिहाइड को आप पता कैसे कर सकते हो? COH से पता कर सकते हो। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप का बारे में बता रहा है, ठीक है। कीटोन के लिए आप क्या करोगे? ये आपका डबल बॉन्ड O से दर्शाता है कीटोन को। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। दोनों पूछता है, एक तो सफिक्स के बारे में पूछ लेता है और एक आपका फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछ लेता है, तो दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? बेकिंग पाउडर निम्नलिखित में से किस चीज़ को मिश्रित करके बनाया जाता है? ये आपका बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला के ही बेकिंग पाउडर बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी में टार्टरिक अम्ल मिला के बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तो यही तो आपसे पूछा है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा होता है। ये आपका खाने का सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन प्लस इथाइल एल्कोहल, आयोडीन प्लस इथाइल एल्कोहल C2H5OH एल्कोहल हो गया। OH बताया थे आपको, देखिए OH आपको यहाँ से मिल गया, यानी ये आपका एल्कोहल के बारे में बात कर रहा है C2H5OH। आयोडीन और इथाइल एल्कोहल मिल के आपका
कौन सा बनाता है मिक्सचर? आयोडीन टिंचर का बनाता है, आयोडीन टिंचर बनाता है, टिंचर ऑफ, जिसको आयोडीन बोलते हैं हम, टिंचर ऑफ आयोडीन। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने के लिए किया जाता है। जो घाव फोड़े फुंसी होते हैं ना, उनको सही करने के लिए, बैक्टीरिया और वायरस से बचाने के लिए आपको आयोडीन टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है पेट्रोल और एल्कोहल। इससे क्या बनता है? इससे आपका गैसोहॉल बनता है। गैसोहॉल आपका 10% पेट्रोल और 90% आपका एल्कोहल, दोनों मिल के आपको गैसोहॉल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्या है? पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है। आपने एक नाम सुना होगा, सूरजमुखी का पौधा। जब भी सुबह होता है ना, तो सूरजमुखी का पौधा सूर्य की ओर झुक जाता है। किसके कारण होता है? कौन सा हार्मोन के कारण? तो वो है आपका हार्मोन कौन सा? ऑक्सिन। ऑक्सिन के कारण और क्या होता है? ऑक्सिन के कारण जो पेड़ पौधे का जो तना है ना, तने का लंबाई आपका बढ़ता है, तने का लंबाई को बढ़ाता है, और जड़ रूट का लंबाई को कम करता है। दोनों याद कीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका जिबरेलिन। जिस पेड़ पौधे में जितना ज़्यादा जिबरेलिन हार्मोन पाया जाएगा, उसका ऊंचाई उतना ही ज़्यादा होगा। अब जितना आपका जिबरेलिन हार्मोन कम होगा, उसका उतना ही ऊंचाई आपका कम होगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका साइटोकिनिन। साइटोकिनिन आपका पेड़ पौधे में सेल डिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, कोशिका विभाजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है आपका साइटोकिनिन। नेक्स्ट क्या है? साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आपको पता है ना कि क्षार, बेस प्लस अम्ल, एसिड दोनों रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? क्षार को हम बेस बोलते हैं और अम्ल को एसिड बोलते हैं। तो बेस और एसिड मिलके आपका सॉल्ट का निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये आपका क्षार है, बेस है। इसमें आप एसिड HCl को डाल दोगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये आपका सॉल्ट NaCl बना लेगा। साथ में आपका NaCl बनेगा, साथ में आपका H2O पानी आपका बन जाएगा। यहाँ पे जो सोडियम है ये आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। क्यों कर रहा है? कल आपको हम रिएक्टिविटी सीरीज बताए थे, सक्रियता श्रेणी। क्या बताए थे? काशीनाथ का माली आलू जारा फीके पकाता है, पकाता है। कौन है? आगे आओ। कौन है? आगे आओ। ये आपको हम ट्रिक बताए थे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये आपका Hg होगा, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसमें देख लीजिए सोडियम आपका यहाँ पे है, हाइड्रोजन कहाँ पे है? यहाँ पे है। दोनों में ज़्यादा आपका रिएक्टिव कौन होता है? सोडियम होता है। इसीलिए आपको हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर गया और सोडियम जाके क्लोराइड के साथ जाके मिल गया और आपका लवण का निर्माण हो गया। ऑप्शन नंबर बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं H2SO4। फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 आपका अम्लों का राजा होता है, किंग ऑफ एसिड इसको बोलते हैं। H2SO4 को ही ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जानते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल, याद रखिएगा इसको, ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से H2SO4 को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। अच्छा, HNO3 और HCl मिलके कुछ निर्माण करता है, HCl और HNO3 एक्वा रिजिया का निर्माण करता है, दोनों मिलके। दोनों का रेशियो कितना होता है? HCl आपका 3 रेशियो में होता है और HNO3 आपका 1 रेशियो में होता है। ठीक है, दोनों को याद कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही तक रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो पता ही क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत।